हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने यूनिट कंसीडरेशन कंसीडरेशन वाली यूनिट को कंप्लीट किया था, राइट। तो कंसीडरेशन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने बताया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, या नेक्स्ट पार्ट है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए सबसे पहले तो मतलब समझते हैं इसका, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का देखो मतलब क्या है। इसको कंप्लीटली अगर पढ़ेंगे ना, तो इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या क्या कैपेसिटीज होनी चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कौन कौन से लोग कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो इसके लिए देखिए पूरा का पूरा चैप्टर एक चार्ट में मैंने बनाया हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं बेटा जो अनेबल हैं टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। पर्संस डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अब माइनर को माइनर के केस में तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाला मैंने आपको केस बताया। माइनर के केस में और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसको देखो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ल्यूनेटिक, दूसरा इडियट, ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इसको भी अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा है पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब एलियन एनिमी हो गए, फॉरेन सोवरेन हो गए, कॉन्विक्ट हो गए, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी हो गए, एंड इंसॉल्वेंट हो गए थे। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हो। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग ये वाली जो यूनिट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कंप्लीट करें। तो देखिए, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो मेजर होना चाहिए, सबसे पहले तो मेजर होना चाहिए। और देखो मेजर, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट क्या बोलता है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर की एज क्या है या मेजर की एज क्या है? बिलो 18 ईयर। बिलो 18 ईयर। अगर 18 साल से कम का कोई भी पर्सन है तो उसको माइनर माना जाएगा, और माइनर को मना किया गया है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अब बिलो 18 ईयर का मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक दिन भी कम है, यानी 17 साल 364 दिन का है, आज रात 12 बजे उसका बर्थडे होने वाला है, लेकिन आज की तारीख में उसको माइनर ही माना जाएगा। तो 18 साल से कम का कोई भी पर्सन होगा उसको माइनर माना जाएगा, और 18 साल की एज जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर वो बन जाता है मेजर। लेकिन हाँ, इसके दो एक्सेप्शन है बेटा। वैसे तो मेजर की जो एज है वो 18 साल मानी गई है, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं, या दो ऐसी सिचुएशंस हैं, आप एक्सेप्शन भी बोल सकते हो और सिचुएशन भी बोल सकते हो। दो ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर जब तक एज 21 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक एज 21 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको माइनर माना जाएगा। देखिए ये जो मैं बताने वाला हूं ना, ये बेटा मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूं। देखो आप प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा पढ़ लो वो ठीक है, लेकिन कम मत पढ़ो, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जरूर जो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए आते हैं। तो देखिए, तो दो ऐसी सिचुएशन है जहां पर जब तक एज 21 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको माइनर माना जाएगा। पहला, अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने किसी को गार्जियन अपॉइंट किया है, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो अगर कोई माइनर है, ठीक है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके पास में प्रॉपर्टी है, पैसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो भाई अब उसकी देखभाल कौन करेगा? कोई भी माइनर का फायदा उठा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट वहां पर गार्जियन अपॉइंट करता है। तो अगर कोर्ट ने कभी भी गार्जियन अपॉइंट किया है तो जब तक उसकी एज 21 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको माइनर माना जाएगा। दूसरा, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का मतलब, अब जैसे अगर मान लीजिए कोई माइनर है, उसके पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और कोई गार्जियन कोर्ट किसी को अपॉइंट ही नहीं कर पा रही है, यानी उसका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई चाचा,
ताया मामा कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है, कोई भरोसेमंद रिलेटिव नहीं है, या उसके पेरेंट्स का कोई फ्रेंड सर्किल नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो कोई ऐसा भरोसेमंद आदमी मिल ही नहीं पा रहा है कि जिसको माइनर का गार्जियन अपॉइंट किया जाए, तो वहां पर कोर्ट क्या करती है, वहां पर कोर्ट उस माइनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने सुपरविजन में ले लेती है। यानी अब उस माइनर की जो देखभाल है, उस माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल है, वो कौन करेगा, वो कोर्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर एज 21 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको माइनर माना जाएगा। तो एक बार देखते हैं, देखिए, एवरी पर्सन इन इंडिया अटेन्स मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर। तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर। अब कई लोग बोलते हैं अबव 18 ईयर, तो बेटा अबव 18 ईयर नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर। अगर मेजर के बारे में पूछा जाए तो मेजर के बारे में बताया जाता है कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर, यानी जैसे ही 18 साल का कंप्लीट होगा। अबव 18 ईयर का मतलब क्या हुआ, 18 साल के बाद, तो वो गलत है। कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर। अगर माइनर के लिए पूछा जाए तो माइनर के लिए क्या बोलेंगे, बिलो 18 ईयर, राइट। अब देखो, ऑफ एज एक्सेप्ट सिलोन। सिलोन यहां पर इस वजह से लिखा हुआ है, सिलोन बेसिकली आज के समय में श्रीलंका को बोला जाता था। उस समय सिलोन श्रीलंका को बोला जाता था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, उस समय श्रीलंका भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, तो इस वजह से यहां पर उसका बोला गया है। सिलोन में 21 ईयर की थी, ठीक है। देखिए, वेयर हाउएवर अ गार्जियन is appointed to the person on property of a minor or when the court of wards, देखिए वही चीज है जो मैंने बताई, take charge of the property of a minor before the minor has attained the age of 18 year, he or she attains majority on the completion of 21 year। तो जब तक उसकी एज 21 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको माइनर माना जाएगा इन दो सिचुएशन में, ठीक। साउंड माइंड। अब देखो, साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो आपके पास में दो चीजें होती हैं, एक राइट्स आते हैं और एक ऑब्लिगेशंस आते हैं। जब हमारे पास में अधिकार ज्यादा आ रहे हो और लायबिलिटीज कम हो तो इसका मतलब वी आर इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन, हम लोग प्रॉफिट वाली सिचुएशन में। लेकिन जब हमें अधिकार कम मिल रहे हो और मेरे ऊपर ऑब्लिगेशंस ज्यादा आ रही हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, हमारे साथ में कुछ गड़बड़ है, हमारे साथ में कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। तो एक आदमी इतना मैच्योर होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय वो इस बात को जज कर सकता हो, वो इस बात को जज कर सकता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना उसके लिए फायदेमंद है या नुकसान वाला है। दिस पर्सन इज कॉल्ड साउंड माइंड। तो एक आदमी उतना मैच्योर और उतना समझदार होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय उसको ये बात पता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से उसको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, और अगर वो ये बात को जज कर सकता है तो फिर उसको बोला जाएगा साउंड माइंड। और देखो, अगर टेक्निकली अगर देखो तो माइनर को भी तो इसी वजह से मना किया जा रहा है, क्योंकि भाई माइनर, अब आजकल के माइनर तो बहुत समझदार होते हैं, आप लोग तो बहुत समझदार हो, लेकिन जब ये एक्ट लिखा गया था उस समय का माइनर वाकई में माइनर हुआ करता था। मेरी बात समझ में आ रही, उस समय के माइनर वाकई में मासूम हुआ करते थे, सीधे हुआ करते थे, उनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं होता था, तो वो लोग जज नहीं कर सकते थे कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना हमारे लिए खराब है या नुकसानदायक है, तो इस वजह से भी माइनर को बाहर रखा गया है। तो देखो एक बार, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind। अब देखो, अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं पिछली वाली स्लाइड में, ल्यूनेटिक पर्सन। ल्यूनेटिक पर्सन का मतलब क्या हुआ, देखो एक होता है ल्यूसिड इंटरवल्स। ल्यूसिड इंटरवल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पर्सन दिन के एक समय में मेंटली फिट है और एक समय में मेंटली डिस्टर्ब है, यानी एक समय, कुछ समय तो वो साउंड माइंड का होता है, कुछ समय वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो जितनी देर वो अनसाउंड माइंड का है उतनी देर वो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करेगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा बेटा, तो वो वॉइड होगा, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जिस समय वो सही कंडीशन में, जिस समय वो साउंड माइंड है, उस दौरान अगर वो कोई भी एग्रीमेंट में एंटर करता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। दिस इंटरवल इज कॉल्ड, दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड ल्यूसिड इंटरवल। तो इसी वजह से बोला जाता है कि अगर कोई भी लुनेटिक पर्सन है
तो ल्यूसिड इंटरवल्स के दौरान वो एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मिस्टर ए है एक मिस्टर ए है, ये सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बिल्कुल फिट होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर, इनका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर के बराबर चलता है। और जैसे ही घड़ी में 6 बजते हैं, सुबह 6 बजे तक ये अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं। तो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये फिट है, और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये अनसाउंड माइंड होते हैं। तो इस दौरान अगर इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो वैलिड होगा, इसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल्स। लेकिन अगर इस दौरान इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट किया बेटा तो वो वॉइड होगा। ठीक है, तो देखो एक बार, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। बट अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ज्यादातर वो सही रहता है, कुछ समय अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो जब वो अनसाउंड माइंड का था तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। अब देखो हु इज अ माइनर, तो देखते हैं। माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ मैच्योरिटी। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 डीम्स अ पर्सन एज मेजर, तो वेयर अ गार्जियन ऑफ अ माइनर person or property is appointed under guardian and ward at 1890 on completion of 21 years। जैसा कि मैंने बताया, जब कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करती है, when minors has passed under superintendence of the court of wards, तो जब कोर्ट ऑफ वार्ड के अंडर सुपरविजन में माइनर की प्रॉपर्टी या माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में भी जब तक 21 साल की एज कंप्लीट नहीं होती है उसको माइनर माना जाता है। बाकी सारे केसेस में ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर, जैसे ही 18 साल कंप्लीट हुए, जैसे कोई बच्चा है वो 1 जनवरी को पैदा हुआ, तो 31 दिसंबर की रात में जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही वो मेजर हो जाएगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ मेजॉरिटी। ठीक, अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे केस लॉ भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, तो अब अगर माइनर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। तो सबसे पहले तो एक बेसिक सी चीज याद रखो कि अगर माइनर के साथ में किसी भी एग्रीमेंट में कोई भी पर्सन एंटर करता है तो उस केस में वो एग्रीमेंट हमेशा और हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा। क्यों वॉइड एब इनिशियो होगा? क्योंकि माइनर कैन नेवर बिकम लायबल टू एनी पर्सन। माइनर कभी भी लायबल नहीं हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए। हाँ, माइनर के पास में अधिकार जरूर आ जाते हैं, माइनर आपके अगेंस्ट में इन्फोर्स करा लेगा, माइनर के पास में अधिकार होते हैं, लेकिन माइनर के ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं होती, लायबिलिटीज नहीं होती, तो माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा, बल्कि उल्टा माइनर आपके अगेंस्ट में अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है। देखो, an agreement entered into by a minor is altogether void as against the minor, यानी कि void ab initio। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, तो देखो माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या माइनर उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए भी तो पार्टनरशिप डीड में साइन करना पड़ेगा। और पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। तो जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता तो माइनर पार्टनर भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, माइनर को बेनिफिट दिया जा सकता है। अभी मैंने बताया ना, माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर्स की तो लायबिलिटी भी होती है, तो माइनर इसी वजह से कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि लायबिलिटीज तो लेता ही नहीं है। लेकिन माइनर के पास में अधिकार होते हैं, माइनर बेनिफिट्स को ले सकता है, तो इस वजह से माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ए बी सी, ये 3 पार्टनर थे, इनकी एक फर्म थी एबीसी कॉरपोरेशन। ठीक, एबीसी कॉरपोरेशन एक फर्म थी। अब तीनों लोगों ने मिलकर के बिजनेस किया, बड़ी मेहनत करी, बहुत अच्छा बिजनेस भी हो गया, सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई। अचानक से ए की डेथ हो गई। अब ए का एक बेटा है जिसकी एज है 13 साल की।
13 साल की एज है तो ऑब्वियसली माइनर तो हुआ ही। अब बी और सी को लगा कि यार हम तीनों लोगों ने मिल करके बिजनेस किया था, अब बताओ ए की डेथ हो गई है, ए का एक बेटा भी है छोटा, तो यार ऐसे कैसे ए के बेटे को छोड़ दें, मिल करके बिजनेस किया था, बिजनेस आगे कंटिन्यू भी करना है। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 10% हम लोग इनके बेटे को दे देंगे, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी एजुकेशन, उसका खाना पीना, उसके लिविंग एक्सपेंसेस, इन सब में उसको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो अब देखो, तो इन्होंने क्या किया कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है उसके 10% के लिए इनके बेटे को बेनिफिशियरी बना दिया। उसको भी तो बेनिफिट मिल रहा है फर्म के प्रॉफिट का, भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा पोर्शन उसको मिलेगा, है ना। तो यहां पर क्या बोला जाएगा, यहां पर क्या इनके बेटे को यह बोला जाएगा कि वो फर्म में पार्टनर है? नहीं, उसको क्या बोला जाएगा कि ये फर्म में बेनिफिशियरी है। तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। देखो, a minor can be a partner with consent of all the partners and be admitted for the benefits of partnership. अब देखिए दूसरा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। तो देखो, माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है, माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि माइनर ने किसी से झूठ बोल दिया, अगर माइनर ने किसी से झूठ बोल दिया कि भाई मैं मेजर हूं, मान लीजिए कि मैं किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं, मुझे डाउट है कि यार ये 15-16 साल का लग रहा है, उसने बोला नहीं मैं 19 साल का हूं, तो वो मेरे से झूठ बोल रहा है ना। अब मैंने उसकी बात पे भरोसा भी कर लिया और उसकी बात पे भरोसा करके उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अब बाद में पता चला कि यार ये तो माइनर है, और पता चला उसी ने ही मेरे ऊपर केस कर दिया। तो यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला गया कि भाई सावधानी आपको रखनी है, माइनर को कभी भी लायबल नहीं कराया जा सकता। उल्टा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, यानी माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है। देखो, अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइड, any money advanced to a minor on a promissory note or otherwise cannot be recovered, इसको बोलते हैं बेटा रेस्टिट्यूशन बेनिफिट। देखो, एक होता है रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, ये आगे सेक्शन 64 और सेक्शन 65 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तब आप पढ़ोगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि देखो, हम लोगों ने जब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी बताया था, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, है ना। अब देखो, अब देखते हैं रेस्टिट्यूशन बेनिफिट। रेस्टिट्यूशन वर्ड का बेटा मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गेटिंग बैक। गेटिंग बैक का मतलब, गेटिंग बैक का मतलब वापस लेना। अगर मैंने आपको कोई भी एडवांस पैसा दिया है या किसी भी पार्टी ने कोई एडवांस में बेनिफिट लिया है, तो कब कब ऐसा होगा कि आप उससे वो एडवांस रिकवर कर सकते हैं, और कब कब ऐसा होगा कि आप उससे कोई भी एडवांस रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो वॉइड एग्रीमेंट में बेटा रेस्टिट्यूशन नहीं है, नो रेस्टिट्यूशन। यानी अगर आपने माइनर के साथ में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और माइनर को आपने कोई भी एडवांस पैसा दे दिया, जैसे मैंने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाला केस बताया था कि धर्मोदास घोष को नहीं बोला गया कि वो मोहरी बीबी के 10,000 रुपए वापस करे, लेकिन हाँ, मोहरी बीबी को बोल दिया गया कि आपको उसकी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट वॉइड एग्रीमेंट के केस में नहीं होता है। यानी कि अगर हमने किसी को एडवांस पैसा दिया है या कोई भी एडवांस में बेनिफिट दिया है, तो हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, हम उसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, उसी तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बेटा अलाउड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड है, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था किसी की गलती तो होती नहीं है, कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, किसी की गलती तो है नहीं, तो वहां पर भाई अगर किसी ने कुछ एडवांस पैसा लिया है या दिया है तो वापस मिल जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी अलाउड है, अगर किसी ने कोई भी एडवांस बेनिफिट या कुछ भी पैसे लिए तो वो वापस करना पड़ेगा दोनों पार्टीज को, ठीक। इलीगल एग्रीमेंट में ये भी वॉइड अब इनिशियो होता है, इलीगल एग्रीमेंट भी तो वॉइड होता है, यहां पर भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेटा ये चीज आप याद रखना, ठीक है, कब कब रेस्टिट्यूशन मिलता है, कब कब रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता है, इसको बहुत डिटेल में आप सेक्शन 64 और सेक्शन 65 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख सकते हो, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो देखते हैं एक बार, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो अगर माइनर ने कुछ भी एडवांस हाँ, तो अगर किसी ने माइनर को कुछ भी दिया हुआ है या माइनर ने किसी को कुछ भी दिया हुआ है तो उसमें रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं होगा, आप माइनर से वो एडवांस पैसा रिकवर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है। इवन व्हेन अ माइनर प्रोक्योर अ लोन बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज फुल एज, वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि अगर माइनर ने झूठ भी बोला है अपनी एज को लेकर के तो भी वो इसका फायदा उठा सकता है, तो भी आप उससे कुछ भी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। इट विल नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लीडिंग हिज माइनॉरिटी इन अ सूट टू रिकवर द अमाउंट एंड द सूट विल बी डिसमिस्ड। तो माइनर आपसे रिकवर कर सकता है लेकिन आप माइनर से रिकवर नहीं कर सकते। नीचे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी इज नॉट अलाउड। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सही करना। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट किया, ठीक, मान लीजिए कि वो 17 साल 6 महीने का था जब आपने एग्रीमेंट किया, तो वो एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया क्योंकि एज भी कम है उसकी। 6 महीने के बाद में वो मेजर हो गया। अब 6 महीने के बाद में माइनर भी तैयार है और आप भी तैयार हो कि भाई चलो एक काम करते हैं कि 6 महीने पहले हम लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था तब तो आप माइनर थे, अब इसी को ही रेटिफाई कर देते हैं। नहीं कर सकते। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक बार वॉइड अब इनिशियो हो गया तो उसके बाद आप उसको सही नहीं करा सकते। वॉइड का मतलब खत्म, अब उसकी वैल्यू जीरो है, और अगर किसी चीज की वैल्यू जीरो है तो क्या आप उसको सही कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो माइनर के साथ में अगर कोई भी आपने एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा, भले ही जब माइनर मेजर हो जाए तो भी उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। तो देखिए, रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, ठीक। देखते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार इनफोर्सिएबल। अब बताओ कि गार्जियन ने माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। भाई माइनर तो एग्रीमेंट में एंटर कर नहीं सकता, अब गार्जियन माइनर के बिहाफ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या वो इनफोर्सिएबल होगा? नहीं होगा। देखो, अगर गार्जियन माइनर के बिहाफ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको दो सिचुएशन में आप डिवाइड कर लो। पहला ये, क्या वो एग्रीमेंट माइनर के लिए बेनिफिट वाला है या नुकसान वाला है? अगर उस एग्रीमेंट से माइनर को कोई बेनिफिट हो रहा है तो 100% उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है, अगर माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है तो फिर उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो गार्जियन अगर माइनर के बिहाफ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं और वहां पर उस एग्रीमेंट से माइनर को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। देख लेते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे अगर मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, इन्होंने वाई को 10,000 रुपए दिए, मान लीजिए 10,000 रुपए उधार दिए, ठीक है, और इन्होंने वाई से बोला कि भाई एक काम करना, मेरे को ये 10,000 रुपए वापस मत करना, मेरा एक बेटा है, तुम उसके, वो अभी 17 साल का है, एक साल बाद वो मेजर हो जाएगा, जब वो मेजर हो जाए जब वो मेजर हो जाए उसके बाद में उसको जॉब दे देना अपने यहाँ, ठीक है। तो इन्होंने इनको पैसे दिए और इन्होंने कहा कि मेरे को पैसे वापस नहीं चाहिए, बस जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो तुम इसको अपने यहाँ जॉब दे देना। तो अब देखो इस कॉन्ट्रैक्ट का इनके बेटे को बेनिफिट मिल रहा है ना। अब अगर मान लीजिए
कि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ये 18 साल के हो गए और मिस्टर वाई ने इनको जॉब देने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई आप तो माइनर थे उस समय, तो एग्रीमेंट ही वॉइड है, तो इसको आप कैसे इन्फोर्स करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर इनके बेटे ने वाई के ऊपर सूट फाइल किया और यहाँ पर 100% इनका बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। मेरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट मिल रहा है इनके बेटे को। यही चीज अगर होती कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए दिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए दिया, इसकी टर्म्स और कंडीशन में ये लिखा हुआ था कि भाई अगर बी की डेथ हो जाती है तो बी का एक बेटा है जिसकी एज है 14 ईयर्स की, माइनर है यानी। अब मिस्टर ए ने बी को 10,000 रुपए दिए और उसमें टर्म्स और कंडीशन में लिखा हुआ था कि अगर बी की डेथ हो जाती है तो जो बी का बेटा है वो लायबल होगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, तो यहां पर अब देखो तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इनके बेटे के ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो रही है। यहां पर मिस्टर ए इनके बेटे के अगेंस्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक, तो अगर गार्जियन माइनर के बिहाफ पर कोई भी एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट से अगर माइनर को फायदा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर माइनर के ऊपर लायबिलिटी अराइज हो रही है तो फिर वो कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। देखिए, where the guardian makes a contract for the minor which is within his or her competence and which is for the benefit of the minor will be valid contract which the minor can enforce. If he or she has received any benefit under a void agreement, he or she cannot ask to compensate or pay for it. Section 65, which provides for restitution in case of agreements discovered to be void, does not apply to a minor. देखिए सेम वही दोनों पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो सबसे पहले अगर माइनर को बेनिफिट हो रहा होगा तो फिर 100% वो इन्फोर्स हो सकता है। दूसरा, अगर माइनर को कुछ भी एडवांस पैसा दिया है अंडर सेक्शन 65 रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, तो वहां पर आप माइनर से रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन माइनर आपसे रिकवर कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखो क्या होती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है बेटा जैसा प्रॉमिस किया है वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसा आपने कहा है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे दो सिचुएशंस होती हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट अलाउ करती है। पहला, जहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ ना हो, जहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ ना हो, यानी कि अगर हम आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और उसकी वजह से आपको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई पैसों से हो ही नहीं सकती है, तो फिर वहां पर कोर्ट क्या कहती है, भाई जैसा प्रॉमिस किया था वैसा कर दो, जैसा प्रॉमिस किया था वैसा करो, वो करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दूसरा केस, जहां पर नुकसान का पता ही ना चल पा रहा हो, यानी किसी ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और सामने वाले के नुकसान का पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसको नुकसान हुआ कितना है। तो जब नुकसान का पता नहीं चल पाएगा तो कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कहती है कि भाई नुकसान को मारो गोली, जैसा प्रॉमिस किया था वैसा आपको करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो क्या माइनर के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड होगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब माइनर के साथ में हम एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट ही वॉइड होता है, तो परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट entered into by him or her as they are void ab initio. A contract entered into on his or her behalf by his or her parent, guardian, or the manager of his or her estate can be specifically enforced by or against the minor provided the contract within the scope of the authority of the parent, guardian, manager and for the benefit of the माइनर। तो देखिए सेम वही चीज लिखी हुई है। तो यहां पर बेटा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती है, और अगर गार्जियन ने, पेरेंट ने या किसी ने भी, उनके मैनेजर ने अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। डन है सबको यहां तक? आगे देखते हैं। अब देखिए,
ही और शी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये भी चीज मैंने आपको बताई है कि भाई माई पार्टनरशिप के लिए भी तो आपको पार्टनरशिप डीड में साइन करना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा। तो माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता तो वो पार्टनर कैसे हो सकता है? तो बट ही और शी में टेक एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। तो बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट ले करके वो बेनिफिट्स तो ले सकता है, बेनिफिशियरी तो बन सकता है, लेकिन ही कैन नेवर बिकम अ लीगल पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ अ माइनर एज अ पार्टनर रेफर टू चैप्टर ऑफ लॉ ऑफ पार्टनरशिप। भी अभी हम लोग लॉ ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये वाला टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया गया है। अब देखो नेक्स्ट है, ही और शी कैन नॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो बताओ इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब किसी पर्सन की लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा हो गई हो। जब किसी पर्सन की लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा हो गई हो, यानी कि वो अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट नहीं कर पा रहा है, तो उस जगह पर वो कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करता है और कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है। तो देखिए तभी इंसॉल्वेंट के पहले हमेशा लिखा जाता है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। क्या माइनर को इंसॉल्वेंट कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब माइनर की कोई लायबिलिटी होती ही नहीं है, उसके पास में केवल और केवल बेनिफिट है, केवल और केवल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस तो है ही नहीं, तो फिर वो कैसे इंसॉल्वेंट बन सकता है? तो देखिए दिस इज बिकॉज ही और शी इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स। डन है। अब देखिए ही और शी इज लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाइड और नेसेसरी सर्विसेज रेंडर्ड टू हिम और हर और एनीवन whom ही और शी इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। अब देखो ये वाला टॉपिक बेटा मैं आपको देखिए, मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं यहां पर आपका एक रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, मैं आप पहली बार मेरे से अगर पढ़ रहे हो तो फिर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आपको करना पड़ेगा। कुछ एक टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चीज़ों को मैंने थोड़ा सा समराइज वे में किया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बेटा मॉड्यूल से आप करो। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना नेसेसरीज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी भी इससे पूछी जा सकती है। इसका मॉड्यूल में एक अलग से पूरा प्रोविजन दिया हुआ है इसी पार्ट में, तो उसको एक बार मॉड्यूल से करना। मैं आपको ब्रीफ पूरा कर रहा हूं, मैं आपको ब्रीफ पूरा कर दे रहा हूं। मेरे से क्लास लेने के बाद में अगर आप मॉड्यूल से पढ़ोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो अगर, और ये माइनर और अनसाउंड माइंड दोनों के लिए है, तो मैं एक साथ बता देता हूं। अगर कोई माइनर है या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है या कोई डिपेंडेंट है उनके ऊपर, यानी कि माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन के ऊपर, ठीक है, तो ये प्रोविजन तीनों के ही केस में अप्लाई होगा। कोई माइनर है, कोई अनसाउंड माइंड है, या कोई भी पर्सन जो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई होता है। प्रोविजन क्या कहता है वो समझो। अगर कोई भी पर्सन माइनर को, अनसाउंड माइंड पर्सन को या उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट पर्सन है उसको कोई नेसेसिटीज प्रोवाइड कराता है, कोई नेसेसिटीज प्रोवाइड कराता है, तो फिर उसके पास में राइट है कि वो माइनर या अनसाउंड माइंड या नहीं सॉरी माइनर और अनसाउंड माइंड, ठीक। तो अगर कोई भी पर्सन माइनर, अनसाउंड माइंड या डिपेंडेंट पर्सन को कोई भी नेसेसिटी प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में उसके पास में राइट है कि माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से वो अपने पैसों को रिकवर कर सकता है, वो उनकी प्रॉपर्टी से अपने पैसों को रिकवर कर सकता है। लेकिन बेटा ये याद रखिएगा, नॉट पर्सनली लायबल, नॉट पर्सनली लायबल, उनकी पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर उनके पास में कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है। मेरी बात समझ में आई? अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, नेसेसिटी का मतलब होता है नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब जरूरत की चीजें, तो जरूरत की चीज का मतलब वाकई में जरूरत की चीज होनी चाहिए।
कोई फालतू का, कोई स्टेटस सिंबल, कोई फिजूल खर्ची, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जरूरत की चीजों का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, खाना पीना, रहना, एजुकेशन, बीमारी, इलाज, ये सारी चीजें नेसेसिटी है। तो अगर कोई भी पर्सन माइनर को इनमें से कुछ भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये सब कुछ वाकई में जरूरत की ही होनी चाहिए, और अगर माइनर या अनसाउंड माइंड या उनके ऊपर कोई भी पर्सन डिपेंडेंट है, उनको ये नेसेसिटीज प्रोवाइड करी गई हैं, तो उस केस में माइनर या अनसाउंड माइंड की अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पर से वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर उस केस में वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। अब यहां पर हम कैसे पता लगाएंगे कि नेसेसिटी है या नहीं है? तो अब देखो, अब जैसे मान लीजिए कि कोई माइनर है, ठीक है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके पास में प्रॉपर्टी है। अब भाई मैंने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया, उसको कॉपी किताबें दिलवा दी, उसको कपड़े लत्ते दिलवा दिए, उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया, ये सारी चीज़ें नेसेसिटी। उसकी कोई तबीयत खराब हुई, उसका इलाज करवा दिया, या उसकी कोई ग्रैंड मदर है जो उसके ऊपर डिपेंड थी, उनका मैंने हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटी में आ गई। लेकिन अब पता चला कि मुझे पता है कि माइनर के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं माइनर को 5 स्टार होटल में ले जा रहा हूँ, उसको डिनर करवा रहा हूँ, मैं माइनर को बड़े बड़े मॉल्स में ले जा रहा हूं, वहां पे उसको शॉपिंग कर, ये फिजूल खर्ची है। जरूरत का मतलब जरूरत की ही चीजें होनी चाहिए, नेसेसिटी का मतलब नेसेसिटी, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं। हाँ, लेकिन यहां पर जो नेसेसिटी है ना, वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग या लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। भाई अगर मान लो माइनर ने अपने बचपन से एक अच्छी लाइफ जी, उसके पेरेंट्स बहुत अमीर थे और उसने एक अच्छी लाइफ जी है, अब उसने एक अच्छी लाइफ जी है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो अब आप उसको सड़क से तो कपड़े दिलवाओगे नहीं। तो यार जब उसकी आदत है, अब ऐसे उसको सड़क से खाना खिला देंगे, सड़क के कपड़े पहन, हो सकता है उसकी तबीयत और खराब हो जाए, क्योंकि वो उसकी बॉडी उसी हिसाब से चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी, है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर बोली गई है कि भाई उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका जो स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग आप नेसेसिटी को डिसाइड कर सकते हो। लेकिन नेसेसिटी का मतलब नेसेसिटी है, ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये चीज़ याद रखना। देखो, इस वाले प्रोविज़न को ये एक एक्सेप्शन के तौर पे भी बोल सकते हो। और इस वाले प्रोविजन को डालने के पीछे की वजह क्या है कि देखो, मैं इतनी देर से आपको माइनर के बारे में बता रहा हूं, तो अभी तक मैंने जितना भी पोर्शन माइनर का पढ़ाया, उतनी बार मैंने बोला कि माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी कभी होती नहीं है। माइनर के पास में केवल राइट्स होते हैं, माइनर बेनिफिट्स को ले सकता है, लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं होती है। इवन माइनर झूठ भी बोल सकता है अपनी एज को लेकर के। तो सारी चीजें मैंने माइनर के फेवर में बताई। अब सोचो, अब अगर मान लो कि माइनर वाकई में किसी मुसीबत में पड़ गया और अकेला है, उसके पेरेंट्स नहीं है या कोई भी रीजन है, तो कोई आदमी माइनर की हेल्प करेगा ही नहीं, अनसाउंड माइंड पर्सन की कोई हेल्प करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार ये लायबल तो होगा नहीं, इससे मैं पैसा रिकवर तो कर नहीं सकता। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना गया है। जब आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगा ना, तब भी ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है, इसी वजह से इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है कि भाई लीगल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट के जैसा बन सकता है यहाँ पर। और इसको डालने के पीछे की इंटेंशन केवल और केवल यही थी ताकि लोग माइनर को सपोर्ट करें, माइनर की हेल्प करें। तो मेरी बात सबको समझ में आई ना? तो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि अगर माइनर, अनसाउंड माइंड या उनके ऊपर जो भी डिपेंडेंट पर्सन है, उनको अगर कोई भी नेसेसिटी प्रोवाइड करी जाती है, तो फिर उस सिचुएशन में उनकी प्रॉपर्टी अगर है तो प्रॉपर्टी से वो अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। देखते हैं एक बार। अब देखिए नेक्स्ट है, ही और शी कैन बी एन एजेंट। देखो वैसे तो एजेंट मेजर होना चाहिए, ठीक, लेकिन अगर आप माइनर को एजेंट बना रहे हो तो भाई बहुत सोच समझ करके बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर माइनर ने कुछ भी गलत काम किया तो माइनर तो कभी भी लायबल हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, माइनर के किए गए काम के लिए उसका जो प्रिंसिपल है, जिसने उसको अपॉइंट किया है, वो जरूर लायबल होगा। देखिए, एन एजेंट इज मेयरली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिज प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी। As soon as the principal and the third party are brought together, the agent drops out. A minor binds the principal by his or her act without incurring any personal liability. तो माइनर के किए गए हर काम के लिए उसका जो प्रिंसिपल है
वो पूरी तरीके से लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। कल को अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी, थर्ड पार्टी को कुछ भी नुकसान हुआ या किसी को भी कोई नुकसान हुआ, तो हमेशा लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। आगे देखते हैं। हिज और हर पेरेंट्स गार्जियन इज नॉट लायबल। अब देखो, क्या माइनर के किए गए काम के लिए आप उसके गार्जियन, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनको आप लायबल करा सकते हो क्या? नहीं। माइनर के किए गए काम के लिए गार्जियन और पेरेंट्स कभी भी लायबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर माइनर अपने गार्जियन और अपने पेरेंट के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, अगर माइनर अपने गार्जियन और अपने पेरेंट्स के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, उनके कहने से काम कर रहा है, तो फिर उस केस में गार्जियन और पेरेंट्स लायबल होंगे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम और हर, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू द माइनर, भले ही वो नेसेसरी के ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। बट इफ द माइनर इज acting as an agent for the parents guardian shall be liable under the contract। डन है सबको? आगे देखते हैं। देखो, अ माइनर इज लायबल इन अ टॉर्ट और सिविल रॉन्ग। देखो, टॉर्ट के केस में तो लायबल होगा। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। तो अब अगर उसने सिविल कोई रॉन्ग कमिट किया है तो उसके लिए तो माइनर लायबल होगा। लेकिन अगर वो टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज हुआ है तो फिर माइनर लायबल नहीं होगा। देखिए, बट वेयर अ टॉर्ट अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अ माइनर इज नॉट लायबल इन टॉर्ट एज इन डायरेक्ट वे ऑफ इन्फोर्सिंग एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड होगा। अब देखो, नेसेसरीज वाला टॉपिक यहां पर दिया हुआ है, डिटेल में देखते हैं। माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज को, अ माइनर इज लायबल टू पे आउट ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है हिज और हर प्रॉपर्टी, फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू हिम और हर और टू एनीवन whom he or she is legally bound to support। तो उसके ऊपर अगर कोई भी लोग डिपेंडेंट हैं, उनको भी अगर कोई नेसेसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो भी वहां पर प्रॉपर्टी उसकी लायबल होगी। The claim arises not out of contract but out of what are called quasi contract। देखिए वही चीज है जो मैंने आपको बताई, इसको quasi contract माना गया है। Again it is only the property of the minor which is liable for meeting the liability। तो बेटा उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, जैसा कि मैंने बताया अगर प्रॉपर्टी है तो वही प्रॉपर्टी लायबल होगी। Arising out of such contract, he or she is not personally liable, पर्सनली लायबल नहीं होंगे। द लॉ हैज प्रोवाइडेड दिस एक्सेप्शन। तो देखो मैंने बताया ये एक एक्सेप्शन की तरह से इंटेंशनली लॉ ने जानबूझ करके इस एक्सेप्शन को डाला है। क्यों? इफ इट वर नॉट सो इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर माइनर इवन टू लिव। तो माइनर के लिए बेटा सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता, माइनर के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। तो अगर कोई भी चीज हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो फिर अगर कोई भी पर्सन उसको सप्लाई करता है तो हमारी प्रॉपर्टी या माइनर की प्रॉपर्टी उसके लिए लायबल हो सकती है। तो देखिए, मैंने पहले सोचा था कि आज ही की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन खैर आज माइनर वाला टॉपिक लंबा था तो माइनर वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। दो टॉपिक बचे हुए हैं, साउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये दोनों टॉपिक अब हम लोग एक ही क्लास में कवर अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए माइनर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, मॉड्यूल से एक बार रेफर करिएगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा मॉड्यूल के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।